ऋषभ, ये क्या हरकत है, हाथ हटाओ। जानवी ने मोहित और सौम्या आंटी की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए ऋषभ से थोड़ा गुस्से में तभी आवाज में कहा। तभी डाइनिंग टेबल के नीचे जानवी का एक हाथ ऋषभ ने जोर से पकड़ लिया और अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों के बीच फंसा लिया और उसके पैर को अपने पैर से दबा लिया, जिससे जानवी के दिल की धड़कन तेज हो गई। जानवी तिरछी नजरों से ऋषभ को हाथ हटाने का इशारा कर रही थी, लेकिन ऋषभ जानवी की बात इग्नोर करते हुए मजे से सूप पी रहा था। जानवी का एक हाथ इंजर्ड था और दूसरा हाथ ऋषभ ने पकड़ रखा था, जिससे वो खाना नहीं खा पा रही थी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए जानवी की तरफ देखा और जानबूझकर पूछा, क्या हुआ जान, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? ऋषभ हमेशा उसे जानवी कहता था, लेकिन मोहित के सामने उसने जानबूझकर जानवी को जान कहा, इसीलिए जानवी ने गुस्से में ऋषभ की तरफ देखा। ऋषभ ने हंसते हुए जानवी से कहा, ओह समझा मैं, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊं, है ना जान? ऋषभ ने अपने सूप से एक चम्मच सूप लिया, अपने मुंह से टेस्ट किया कि कहीं ज्यादा गर्म तो नहीं, और उसे जानवी के मुंह के पास ले जाकर कहा, चलो अच्छा, अब अपना मुंह खोलो, अब मैं तुम्हें खिलाऊंगा, ओके जान? ऋषभ की बातें सुनकर जानवी के गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा था। उसने अपने होठों को कसकर दबा लिया और सिर हिलाकर सूप पीने से मना कर दिया। इससे ऋषभ के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने जानवी से कहा, जानवी तुम भी ना अभी भी बिल्कुल बच्चों जैसी जिद करती हो। जानवी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी स्पून से नहीं खाऊंगी, पहले उसे चेंज करो। जानवी ऋषभ से ये कह ही रही थी कि तभी अचानक से ऋषभ ने चम्मच सीधे उसके मुंह में डाल दिया और कहा, आज से पहले तो तुम्हें इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर आज कुछ बाहरी लोग सामने हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मोहित ने ये सुनकर अपने कंधे सिकुड़ाए और थोड़ा गंभीर होकर जानवी से कहा, जानवी आप दोनों के रिश्ते को लेकर तो अब मैं काफी कंफ्यूज सा हो गया हूँ। ऋषभ ने टेबल के नीचे जानवी का हाथ जोर से दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कंफ्यूज होने वाली क्या बात है, मैं नहीं तो कौन रखेगा मेरी जान का ख्याल। कुछ देर बाद खाना खा लेने के बाद जानवी ने ऋषभ से कहा, तुम्हें ऑफिस में बहुत काम होंगे, इसीलिए तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ऋषभ ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम भी मेरे साथ वापस चल रही हो, यहाँ पहाड़ों और जंगल के बीच रहकर आखिर क्या करोगी तुम? मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि तुम पिछले एक दिन से माया की नजरों से दूर हो, तो वो तुम्हें देखे बिना घबरा रही होगी, इसीलिए तुम्हें अब माया के पास लौट जाना चाहिए। ये कहते हुए जानवी कुछ पलों के लिए रुकी और अपने हाथ की चोट को देखते हुए उसने कहा, वैसे भी कम से कम 3 महीनों तक मैं इस हाथ से काम नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं यहीं रहकर आराम करना चाहती हूँ। ऋषभ ने अपना हाथ उठाया और प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तुम सच में एक छोटी जिद्दी बच्ची की तरह हो। जानवी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, दूर हटो ऋषभ, ये बार बार मुझे टच करके प्यार और अपनापन दिखा के साबित क्या करना चाहते हो तुम? जानवी तब मन ही मन सोचने लगी, हमारे रिश्ते को 3 साल हो गए, पर ऋषभ ने इससे पहले कभी मेरा चेहरा इस तरह से नहीं छुआ। ऋषभ के टच करने से उसके तन मन में एक आग सी लग रही थी। इससे पहले कि वो ऋषभ के आगोश में खो जाती, वो उठकर खड़ी हो गई। इस समय मोहित भी वहां मौजूद था। ये सब उससे देखा नहीं गया और इसीलिए वो उठकर वहां से चला गया। जानवी ने अपनी नजरें घुमाई और अपने बेडरूम की ओर चल दी। ऋषभ भी उसके पीछे पीछे बेडरूम तक गया और रूम का डोर बंद कर जानवी को पीछे से गले लगा लिया। उसे घुमाया और एक हाथ से उसके इंजर्ड हाथ को दूर किया और दूसरे हाथ से उसके गले से बालों को हटाकर उसे गले में किस करने लगा। ऋषभ के होठों की छुअन जैसे ही जानवी को महसूस हुई, वो हड़बड़ाकर तुरंत पीछे हट गई। वहीं धीरे धीरे ऋषभ अपना हाथ जानवी की पूरी बॉडी पर फेर रहा था। आखिर में उसे अपनी आगोश में लेकर प्यार भरी नजरों से जानवी की आंखों में देखते हुए ऋषभ ने कहा, तुमने मोहित से क्या कहा कि मैं तुम्हारा मालिक और तुम मेरी केयर टेकर यानी सर्वेंट हो? जानवी ने अपनी आंखें नीची कर ली और धीरे से फुसफुसाते हुए ऋषभ से कहा, हाँ
तो मैंने गलत क्या कहा? और वैसे भी जल्दी ही हम तलाक लेने वाले हैं, इसलिए इतना हंगामा करने और ये कहने की जरूरत ही नहीं कि तुम और मैं पति पत्नी हैं। वैसे भी तुम रईस खानदान से हो, मैं नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारे घर की सर्वेंट कहलाने लायक ही हुई ना। ऋषभ ने उसे देखा और कहा, तुम जरूरत से ज्यादा ही सोच लेती हो। जानवी ने अपनी भौहें चढ़ाकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो भी सोचती हूँ और जो भी करती हूँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी फैमिली को माइंड में रखकर ही करती हूँ। क्या तुम मुझे ताने मार रही हो या मेरा मजाक उड़ा रही हो? ऋषभ ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए जानवी से कहा। मजाक? और तुम्हारा? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? ये कहते हुए जानवी ने अपनी पीठ घुमाई और उसे नजरअंदाज कर दिया। जानवी अभी कुछ कह पाती कि तभी अचानक से ऋषभ का फोन बजने लगा। जैसे ही ऋषभ ने अपनी जेब से फोन निकाला, उसकी फौरन बाद जानवी ने तिरछी नजर से ऋषभ के फोन की स्क्रीन पर देखा तो उस पर माया लिखा हुआ था। उसने मुंह बनाते हुए ऋषभ से कहा, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? पिक कर लो अपना फोन। ऋषभ ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा और कहा, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? गुस्सा? किस बात का गुस्सा? मुझे लगता है कि तुम्हें अब और देर नहीं करना चाहिए। माया तुम्हारा वहां वेट कर रही है। जानवी ऋषभ से ये कहते हुए अपनी नजरें उससे चुरा रही थी। क्या तुम यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर कह सकती हो कि तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? ऋषभ ने जानवी की आंखों में देखते हुए माया का कॉल रिसीव किया और पूछा, क्या बात है माया? ऋषभ, तुम कहाँ हो? कल से तुम एक बार भी मुझे हॉस्पिटल देखने नहीं आए। अगर तुम आज भी नहीं आए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। माया की आवाज सुनकर जानवी अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिला रही थी। उसने माया की नकल करते हुए उसकी आवाज में उसे चिढ़ाते हुए कहा, ऋषभ बेबी, प्लीज यहाँ मेरे पास आओ ना। मैं कब से बेड पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्या सोच रहे हो बेबी? कम ना। फोन पर एक सन्नाटा सा छा गया। ऋषभ ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें नीचे की और जानवी की तरफ देखा। जानवी बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी ओर देखने लगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद फोन से माया की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, ऋषभ, शायद मैंने गलत टाइम पर तुम्हें फोन कर लिया। तुम अभी बहुत जरूरी काम में बिजी थे। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ऋषभ। ये कहते हुए माया ने गुस्से में फोन काट दिया। जानवी ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए धीमी आवाज में ऋषभ से कहा, तुम माया के पास चले जाओ। वो बहुत गुस्सा है और उसका हाथ भी बुरी तरह इंजर्ड है। अगर उसने गुस्से में कुछ गलत कदम उठा लिया तो फिर से यही होगा कि इसमें भी मेरा हाथ है। ऋषभ ने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया और जानवी से कहा, मैं बाहर से एक कॉल करके आता हूँ। ऋषभ एक नंबर डायल करते हुए रूम से बाहर चला गया और उसने माया के भाई करण को फोन किया और कहा, क्या माया का ध्यान रखने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं है? अगर नहीं है तो प्लीज उसके पास किसी को भेज दो। उसने मुझे फोन किया था और काफी गुस्से में लग रही थी। मुझे डर है कि गुस्से में कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। ठीक है। करण एक पल के लिए रुका और एक लंबी सांस लेते हुए उसने ऋषभ से कहा, माया बचपन से ही बहुत जिद्दी है और इसमें उसकी नहीं हमारी गलती है। हमने उसकी अच्छी बुरी हर जिद पर ख्वाहिश पूरी की। उसे लगता है कि आप सिर्फ उसके हैं, उसके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकते और आपको पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, बिना इस बारे में सोचे कि उसकी ये जिद आपकी परेशानी का कारण बन रही है। ऋषभ कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर उसने करण से कहा, करण, उसकी इस हालत और डिप्रेशन के लिए कहीं ना कहीं मैं भी तो रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्या आपकी वाइफ इस बात से आपसे नाराज नहीं है? करण ने ऋषभ से पूछा। ऋषभ ने अपने होठों को धीमे से दबाते हुए करण से कहा, जानवी का बिहेवियर बहुत अच्छा है करण, और वो बहुत समझदार भी है। करण ने हल्का सा मुस्कुराते हुए ऋषभ से कहा, इस मामले में फिर आप लकी हैं। ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। हल्का सा मुस्कुराते हुए ऋषभ ने कॉल काट दिया। जब ऋषभ वापस कमरे में लौटा तब जानवी बेड पर हाथ में एक पुरानी नॉवेल पढ़ रही थी। उसका चेहरा शांत था।
ऋषभ उसके पास गया और अपने हाथ से प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं जा रहा हूं जानवी, पर मैं जल्दी ही तुम्हें वापस लेने आऊंगा। तुम्हारे हाथ को जल्दी से ठीक करना है। मेरी जान को अभी बहुत नाम कमाना है, लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन बराबर बनी रहेगी। तुम इस बंजर पहाड़ में कैसे रहोगी? तुम्हारे हाथ की चोट भी ठीक नहीं हुई है, तुम्हें खाना खाने में प्रॉब्लम होती है। मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में छोड़कर। जानवी से ये कहते हुए ऋषभ कुछ पल के लिए रुक गया। उसका गला रुंध सा गया था। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए जानवी से कहा, प्लीज अपना ध्यान रखना जानवी। जानवी ऋषभ को देखकर थोड़ा इमोशनल हो गई। उसने नम आंखों के साथ ऋषभ की ओर अपना हाथ बढ़ाया, पर अचानक से पुराने जख्म, पुराने दर्द उसके मन, उसके दिल को खरोचने लगे। वो सोचने लगी, जब जब उसका दिल ऋषभ के लिए नरम हुआ है, उसने उतनी बार उसके दिल को तोड़ा है, और टूटा हुआ दिल और रिश्ता सबसे ज्यादा दर्द देता है। दिमाग में ये ख्याल आते ही उसने अपना हाथ तुरंत पीछे की तरफ हटा लिया और अपने इमोशन कंट्रोल करते हुए उसने कहा, अब तुम जाओ और वापस मत आना। मैं बचपन से यहीं पली बढ़ी हूं और तुम्हारे बिना भी मैं एक अच्छी लाइफ जी सकती हूँ। ऋषभ ने जानवी से प्यार से कहा, जानवी, तुम चाहे मुझसे कितनी भी बेरुखी से बात कर लो, पर मैं तुम्हें तुमसे भी अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे इस प्यारे और मासूम से चेहरे पर यह गुस्सा बिल्कुल भी सूट नहीं करता। जानवी ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया और मन ही मन कहा, काश कि मैं सख्त दिल की होती, तो कम से कम तुम मेरा दिल इस तरह बार बार तो नहीं तोड़ते। ऋषभ उठ खड़ा हुआ और उसने जानवी से कहा, मैं सच में जा रहा हूं जानवी, क्या तुम मुझे छोड़ने बाहर तक नहीं आओगी? जानवी ने अपना सिर उससे दूर कर पीछे मुंह मोड़ लिया, पर कहीं ना कहीं उसका दिल नहीं चाहता था कि वो जाए। ऋषभ कुछ देर तक उसे एकटक देखता रहा, पर जानवी के पलटकर न देखने पर वो बाहर चला गया। जैसे ही वो जानवी के रूम से बाहर निकला तो उसने मोहित को देखा। उसने अपनी आवाज को जोर देते हुए थोड़े अलग अंदाज से उससे पूछा, आप कब जा रहे हैं वापस? मोहित ने हल्के से मुस्कुराते हुए ऋषभ से कहा, मैंने कुछ दिनों के लिए काम से छुट्टी ली है, तो मैं परसों वापस आऊंगा। जानवी की देखभाल के लिए भी किसी का होना जरूरी है, और मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं उनकी देखभाल ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। ये सुनकर ऋषभ का चेहरा फीका पड़ गया और उसने दूर बैठे अपने बॉडीगार्ड्स को आवाज लगाकर बुलाते हुए कहा, तुम दोनों यहीं रुको और देखना जानवी मैडम को किसी भी चीज की कोई परेशानी ना हो। बॉडीगार्ड्स झट से अपनी जगह पर खड़े हुए और ऋषभ से कहा, ठीक है सर। ऋषभ ने सौम्या आंटी की ओर देखा और कहा, आंटी मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सौम्या आंटी ने जल्दी से अपने कपड़ों से हाथ पोंछा और उसके पीछे कार की ओर चल दी। ऋषभ सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वो जानवी मैडम ने कल मुझसे फोन बंद करने के लिए कहा था। मैं उनकी बात ना मानने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? सौम्या आंटी ने घबराते हुए, झिझकती हुई आवाज में ऋषभ से कहा। ऋषभ ने उनसे पोलाइट होकर कहा, डरिए मत, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। मोहित के लिए जानवी का क्या रवैया है? सौम्या आंटी ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और फिर ऋषभ से कहा, जानवी मैडम डॉक्टर मोहित से अच्छे से, मतलब नॉर्मली ही बात करती है, और हाँ, वैसे वो उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन रखती हैं। मुझे लगता है उन्हें डॉक्टर मोहित में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि डॉक्टर मोहित जानवी मैडम को बहुत पसंद करते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं। डॉक्टर मोहित ने ही किसी से हॉस्पिटल में सीसीटीवी हटाने के लिए कहा था और वो ही हमें यहाँ ले आए। ऋषभ से ये कहते हुए सौम्या आंटी कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर ऋषभ से पूछा, सर, क्या मुझे डॉक्टर मोहित को ये बता देना चाहिए कि मिसेस जानवी आपकी वाइफ है? नहीं, अगर जानवी नहीं बताना चाहती तो अभी चुप रहो, ऋषभ ने सौम्या आंटी से कहा। ठीक है सर। ऋषभ ने अपने बैग से एक चेक निकाला और उसे देते हुए कहा, आप उसका ख्याल रखना और उसे मोहित के साथ अकेले मत रहने देना। सौम्या आंटी मुस्कुराई और चेक लेते हुए उसने कहा, आप टेंशन मत करिए सर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन्हें अकेले नहीं रहने दूंगी। ये कहते हुए सौम्या आंटी वापस चली गई।
कुछ ही देर में ऋषभ अपनी कार में बैठा था। उसने कार की खिड़की नीचे की और बाहर देखा। उसे जानवी नहीं दिखी, जिससे वो थोड़ा उदास हो गया। इस उदासी में भी वो जानवी और अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगा। ठीक 3 साल पहले जब उसने पहली बार जानवी को देखा था, उस समय वो केवल 20-21 साल की थी। तब उसका ग्रेजुएशन बस कंप्लीट ही हुआ था। उसका छोटा सा मासूम सा चेहरा दूध की तरह सफेद और प्यारा दिखता था। उसके नाजुक से चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लंबे काले घने बाल। उस समय वो ज्यादा बातूनी नहीं थी, पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। लेकिन मुस्कुराहट में भी एक अलग सी जिद झलकती थी उसमें। अभी ऋषभ ये सोच ही रहा था कि तभी एक आवाज सुनकर वो चौंक गया। आखिर कैसी थी ये आवाज जिसे सुनकर ऋषभ चौंक गया था? और क्या शुरुआत से ही ऋषभ और जानवी का रिश्ता ऐसा ही था? क्या दोनों के बीच मौजूद मिसअंडरस्टैंडिंग्स कभी दूर हो पाएंगी? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दरअसल में ऋषभ ड्राइवर के अचानक से जोरदार हॉर्न मारने की वजह से चौंक गया था। साहब चले? ऋषभ की ड्राइवर ने ऋषभ की ओर देखकर कहा। वहीं ऋषभ ने जवाब दिया, बस थोड़ी देर और तब वो वापस से अपनी उसी याद के बारे में सोचने लगा जब वो पहली बार जानवी से मिला था। वो उसके चेहरे को देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया था, क्योंकि उसके और माया के चेहरे में काफी समानता थी। उसे याद आया उस दिन बहुत ठंड थी जब वो उसके लिए गिफ्ट का एक बॉक्स लेकर आई थी। उसे ये याद नहीं कि उस बॉक्स में क्या था, लेकिन उसे सिर्फ ये याद था कि यही वो दिन था जब उसने जानवी का हाथ थामा था। उस समय उन हाथों को देखकर उसे बहुत बुरा लगा था। उसका दिल टूटा था। उस दिन ही उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिला था और वो दोनों ऑफिशियली पति पत्नी बने थे। लेकिन सच्चाई ये भी थी कि ऋषभ को अपनी पत्नी जानवी की मोहित के साथ बढ़ती नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन वो किस हक से जानवी को रोके, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वहीं वो अब भी इसी उम्मीद से जानवी के कमरे की खिड़की की तरफ देख रहा था कि जानवी उसे सी ऑफ करने के लिए आएगी। लेकिन उसकी ये उम्मीदें भी धरी की धरी रह गई। ऋषभ ने उदास चेहरा लेकर ड्राइवर से कहा, कमल ड्राइव करो, हमें निकलना है। और अगले ही पल उनकी कार धूल उड़ाती हुई वहां से निकल पड़ी। लेकिन उसके जाते ही जानवी दौड़कर खिड़की के पास आई और ऋषभ की कार को जाते हुए देखती रही। इस वक्त जानवी की आंखों में आंसू थे और वो धीरे से खुद से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था ऋषभ कि मैं तुम्हें इतना दुख दूंगी, लेकिन तुम्हारे करीब आकर फिर तुमसे दूर जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए अब तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। इतना कहकर उसने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे और ऋषभ को तब तक देखती रही जब तक उसकी कार उसकी आंखों के आगे से ओझल नहीं हो गई। जानवी प्यार तो बहुत करती थी ऋषभ से, लेकिन वो ऋषभ को माया के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जो ख्याल इस वक्त जानवी के मन में थे, वही ख्याल इस वक्त ऋषभ के मन में भी थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जानवी को मोहित के साथ देखकर उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। क्या एक दूसरे को लेकर दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग कभी दूर हो पाएंगे? क्या कभी जानवी और ऋषभ एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता पाएंगे? जानवी फिर अंदर जाकर एक बंद कमरे को खोलती है और अंदर लगी तस्वीरें और सामान देखकर अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी दरवाजा नॉक करते हुए मोहित अंदर आता है। ये कौन सा कमरा है जानवी? ये तो तुमने मुझे अब तक दिखाया ही नहीं। जानवी ने मुस्कुराते हुए उसे बताना शुरू किया, ये टेबल पर पड़े ब्रश देख रहे हो मोहित? ये मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि ये मेरे दादाजी के ब्रश हैं। ये वही कमरा है जहां मैंने घंटों बिताए हैं दादाजी से पेंटिंग सीखने के लिए। ओह वाओ, तुमने अब तक इन्हें संभाल कर रखा हुआ है? मोहित ने ब्रश को हाथ से छूते हुए पूछा। ये सुनते ही जानवी बहुत भावुक हो गई। हाँ, क्योंकि दादाजी की आखिरी निशानी के रूप में यही है मेरे पास। जानवी की बात सुन मोहित को एहसास हुआ कि शायद उसने गलत सवाल पूछ लिया। फिर जानवी एक तस्वीर के सामने गई
जहाँ वो 10 साल की उम्र के आसपास होगी और बहुत प्यार से एक पेंटिंग बना रही थी। उसने मोहित को वो तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये दिन बहुत खास था हम सबके लिए, क्योंकि आज के दिन मैंने दादाजी की सिखाई हुई तकनीक से एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। मोहित ने तारीफ करते हुए कहा, क्या बात है, तुम इतनी छोटी उम्र में ही इतनी टैलेंटेड थी, तभी तो आज तुम्हारे काम का कोई जवाब नहीं। तुम्हें पता है, मुझे भी मेरे दादाजी ये काम सिखाना चाहते थे, मगर मैं तो 10 दिन में ही भाग गया था। ये सुनते ही मोहित और जानवी दोनों हंस पड़े। लेकिन अगले ही पल जानवी की आंखें भर आई। मैं सिर्फ टैलेंटेड नहीं थी मोहित, मजबूर भी थी। हमारे पास पैसे नहीं थे घर का खर्च चलाने के लिए, और दादाजी अकेले करते भी तो क्या करते। उनकी नजरें कमजोर होती जा रही थी और उनका कैंसर उनके पूरे शरीर को जकड़ता जा रहा था। उस वक्त उन्होंने मुझे ये सब सिखाया, जिससे कम से कम हम जिंदा तो रह सकें। ये सुनते ही मोहित के दिल में टीस सी उठी और उसने बहुत धीरे से पूछा, तुमने तो बचपन से बहुत कुछ सहा होगा जानवी, मुझे बहुत अफसोस है। जानवी ने मुस्कुराते हुए मोहित की तरफ देखा। नहीं, अफसोस मत करो, उस वक्त जो जरूरी था मैंने वही किया। मेरी उम्र के बच्चे जहां बाहर खेला कूदा करते थे, मैं दिन रात इसी कमरे में बैठकर पेंटिंग किया करती थी। लेकिन उसी की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। एंड थैंक यू, तुमने मुझे जॉब दी। ये सुनते ही मोहित थोड़ा सा शर्मा गया और मन ही मन सोचने लगा, जितनी तकलीफ तुमने सही है जानवी, मैं तुम्हें उतनी खुशियां दूंगा। तुम्हारे चेहरे से कभी मुस्कुराहट गायब नहीं होने दूंगा मैं। जहां जानवी अपने ख्यालों में खोई थी, वहीं मोहित धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो आज उसका हाथ पकड़कर उसे छूना चाहता था और एहसास करवाना चाहता था कि वो जानवी के साथ हमेशा है। लेकिन इससे पहले कि वो उसके करीब जाता, सौम्या आंटी जल्दी से अंदर आई और चिल्लाते हुए बोली, मोहित सर वहीं रुक जाइए, अंदर इतना बड़ा चूहा आ गया है। चूहे का नाम सुनते ही मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया और वो इधर उधर उछलकर एक कुर्सी पर चढ़ गया। कहाँ है, कहाँ है? मोहित को यूं देखकर जानवी जोर जोर से हंसने लगी और उसे इतना स्ट्रेस फ्री देखकर मोहित के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। वहीं सौम्या आंटी झाड़ू पोछा लेकर अंदर घुस गई और उसने झट से मोहित को जानवी से दूर कर दिया। लेकिन जानवी समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये कमरा इस तरह से तैयार किया गया था कि छोटे से मच्छर के अंदर घुसने का भी सवाल पैदा नहीं होता। फिर यहाँ तो बात चूहे की हो रही थी। वो समझ गई कि जरूर ऋषभ सौम्या आंटी को कुछ बोल कर गया है। जानवी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोच रही थी, आखिर जब हम साथ थे तब तो कभी ऋषभ को मेरी इतनी चिंता नहीं थी, तो अब जब हम दूर जा रहे हैं वो क्यों इतना पजेसिव हो रहा है मुझे लेकर। यूं ही बातें करते करते और इधर उधर हंसते खेलते दिन निकल गया और रात हो गई। खाना खाने के बाद जानवी अपने कमरे में मौजूद आराम से किताब पढ़ रही थी। उसे इस घर में अलग ही शांति मिल रही थी। उसने तय कर लिया था कि ऋषभ से तलाक के बाद वो यहाँ वापस आ जाएगी और अब हमेशा यहीं रहेगी। तभी अचानक से घबराते हुए सौम्या आंटी अंदर आई। आपके लिए एक जरूरी कॉल है मैडम। जरूरी कॉल? कौन है? जानवी ने पूछा। ऋषभ सर का कॉल है, सौम्या आंटी ने जवाब दिया। जानवी ने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। जानवी के दिल की धड़कन तेज हो गई कि वहां सब ठीक तो है ना। उसने जल्दी से फोन लिया। क्या हुआ ऋषभ? ऋषभ ने जो कहा उसे सुन जानवी के तो होश ही उड़ गए। जानवी, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। बार बार सिर्फ तुम्हारा नाम पुकार रही है। तुम जल्द से जल्द वापस आ जाओ। ऋषभ की बात ने जानवी को हिला कर रख दिया था। वो जानती थी कि पिछले काफी समय से दादी की तबीयत ठीक नहीं है और वो बहुत कमजोर भी होती जा रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। इतना कहते ही जानवी ने हड़बड़ाहट में मोहित के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मोहित, जो कि सो चुका था, आंखें मलता हुआ बाहर आया और उसने पूछा, क्या हुआ जानवी, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मोहित, लेकिन मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अभी वापस जाना होगा। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन आराम से यहाँ रुक सकते हो, लेकिन हम जा रहे हैं अभी। जानवी ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। मोहित ये सुनकर हैरान रह गया और उसने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं नहीं,
मैं यहाँ रुककर क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। तो ठीक है, हमें अभी निकलना होगा। जानवी की बात सुन मोहित ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से अपने कपड़े पैक करने लगा। कुछ ही देर में ये तीनों यहाँ से शहर के लिए निकल पड़े थे। पूरे रास्ते जानवी ने मोहित से कोई बात नहीं की। उसके दिमाग में बस दादी का ही ख्याल चल रहा था। उसे उनकी बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि इस घर में एक दादी थी जिन्होंने जानवी को हमेशा दिल से प्यार किया था और उसे पूरे दिल से अपनाया था। 6 घंटे की ड्राइव के बाद ये लोग अस्पताल पहुंचे, लेकिन जानवी ने मोहित से बहुत प्यार से कहा, मोहित, मुझे लगता है तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। एक तो तुम इतने घंटे से लगातार ड्राइव करके आए हो और दूसरा यहाँ मेरे परिवार के लोग होंगे। आई होप तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मोहित ने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ जानवी, और तुम चिंता मत करो। तुम अपनी दादी का ख्याल रखो। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर मोहित वहां से चला गया और जानवी जल्दी से वीआईपी वार्ड की तरफ चल पड़ी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि कोई था जिसकी नजर जानवी पर टिकी हुई थी। जानवी जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंची तो लिफ्ट को किसी ने ऊपर के फ्लोर पर रोक दिया था। जानवी ने बिना देर किए सीढ़ियों से जाना ही ठीक समझा और वो 15 मिनट बाद जब 6ठे फ्लोर पर पहुंची तो सामने का नजारा देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके सामने ऋषभ माया को गले लगाए हुए खड़ा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि 15 मिनट पहले क्या हुआ है। दरअसल माया बार बार ऋषभ को कॉल करके अपने पास आने को कह रही थी, इसीलिए उसे साफ मना करते हुए ऋषभ ने उसे बताया कि दादी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अभी नहीं आ सकता। तभी उसने ऋषभ को किसी को कहते हुए सुना कि जानवी को कॉल करो और उसे यहाँ जल्दी बुलाओ। माया को समझते देर न लगी कि जानवी यहाँ पहुंचने वाली होगी, इसीलिए वो नीचे रुककर जानवी के वहां आने का इंतजार कर रही थी। फिर जानवी को देखते ही उसने लिफ्ट रुकवा दी और यहाँ पहुंचकर ऋषभ के गले से लग गई कि मुझे तुम्हारी और दादी की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। वही ऋषभ उसे देखकर थोड़ा सा घबरा गया। उसे डर जानवी का नहीं बल्कि दादी का था, क्योंकि वो जानता था कि दादी माया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन इससे पहले कि वो माया को कुछ भी कह पाता, जानवी वहां पर पहुंच गई और दोनों को साथ देखकर उसे गुस्से के साथ साथ एक दर्द का भी एहसास हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। जब दादी माया को पसंद नहीं करती तो उसे अपने साथ रखने का क्या मतलब। तभी किसी ने ऋषभ से कहा, सर, जानवी मैडम आ गई हैं। ये सुनते ही ऋषभ ने जब पलट कर देखा तो सामने गुस्से में जानवी खड़ी थी। ऋषभ ने जल्दी से खुद को माया से दूर किया और वो जानवी की तरफ बढ़ा। अरे, तुम आई तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आता नीचे तुम्हें लेने। तुम्हें पैदल चलकर आने की क्या जरूरत थी? प्लीज 2 मिनट बैठकर आराम कर लो। लेकिन जानवी ने उसे नहीं बल्कि माया की तरफ देखा, जो बेशर्मी से उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसका दिल तो कर रहा था कि माया के चेहरे पर 2 थप्पड़ रसीद कर दे, लेकिन उसने बिना किसी से कुछ कहे सीधा दादी के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। ऋषभ सब समझ गया था। उसने भी एक बार को गुस्से से माया की तरफ देखा, लेकिन फिर चुपचाप जानवी के पीछे पीछे चला गया। उसे इस तरह जाते देख माया का खून खौल गया। वो धीरे से बोली, ये लड़की मुझे मेरे ऋषभ से छीनना चाहती है, और ऋषभ भी उसके सामने मुझे यूं अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं माया हूँ, माया। मुझे हराना नामुमकिन है। वहीं जानवी जैसे ही वीआईपी वार्ड के अंदर दाखिल हुई तो दादी को देख उसकी आंखों में आंसू बह गए। उनको जगह जगह पर सुइयां लगी हुई थी। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क था। वो बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। कमरे में हुई आहट से दादी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए जानवी को अपनी तरफ आने का इशारा किया। जानवी दौड़कर उनके पास गई, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे छुपाया हुआ था, क्योंकि वो दादी को और टेंशन नहीं देना चाहती थी, ये बताकर कि उसके साथ क्या हादसा हुआ है। दादी ने झट से अपना मास्क उतार दिया और जब जानवी ने मना किया तो वो बोली, अपने परपोते परपोती का मुंह देखे बिना नहीं मरने वाली है दादी, इसीलिए जल्दी से आ और आकर मेरे पास बैठ। जानवी उनके करीब जाकर बैठ गई। आप क्यों अपना ख्याल नहीं रखती दादी? पहले तू मुझे ये बता
कि तू अपने बिजनेस ट्रिप से कैसे आ गई जल्दी? मुझे तो ऋषभ ने कहा था कि तू जल्दी नहीं आ पाएगी। दादी की बात पर प्यार से उनके गालों पर किस करते हुए जानवी ने कहा, मेरे लिए आपसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। ये सुनकर दादी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब एकदम ठीक है। पीछे खड़ा ऋषभ ये देखकर हैरान था कि कैसे उसकी दादी जानवी से इतनी अटैच्ड है। क्या होगा जब उनको पता चलेगा कि ऋषभ और जानवी अलग हो रहे हैं? इस ख्याल से ही ऋषभ के दिल की धड़कन तेज हो गई। वहीं बातें करते करते अचानक दादी की नजर जानवी के हाथ पर पड़ी और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या हुआ है जानवी? तुम्हारे हाथ में इतनी भयानक चोट कैसे लगी? दादी की बात सुनकर ऋषभ और जानवी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब क्या कहें। क्या होगा अब कहानी में आगे? क्या जवाब देंगे ऋषभ और जानवी दादी को? क्या करेगी माया इनके साथ आगे? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। जानवी को अपने सामने देखकर दादी की जान में जान आई, लेकिन तभी उनकी नजर जानवी के हाथ पर पड़ी और इतना बड़ा जख्म देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से पूछा, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ जानवी? जानवी ने बिना झूठ बोले सच सच दादी को बताया। दरअसल दादी, कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने अगवा कर लिया था और उन्हें जेल भिजवाने पर एक गुंडे की बहन ने मुझ पर हमला कर दिया था और मेरे हाथ पर ये चोट आ गई। जानवी की बात सुनते ही दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। क्या तुम लोगों ने मेरे मरने से पहले ही मुझे मार दिया है? जानवी ने जल्दी से उनके होठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या आप कैसी बातें कर रही हैं दादी? हमने ये बात आपसे छिपाई सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और आप चिंता मत कीजिए, दोषी को सजा हो गई है। लेकिन दादी ने जानवी को कोई जवाब नहीं दिया और वो किसी गहरी सोच में डूब गई। ऋषभ उनके करीब बढ़ा और बहुत प्यार से बोला, दादी आप प्लीज चिंता मत कीजिए, जानवी अब पहले से बेहतर है। दादी ने गुस्से से घूरकर ऋषभ की तरफ देखा और कहा, मुझे सब पता है ये किसने और क्यों किया है। आखिर मेरी जानवी को किससे तकलीफ हो सकती है ऋषभ? दादी की बात सुन ऋषभ हैरान हो गया और वो खुद सोच में पड़ गया कि दादी का शक कहीं माया पर तो नहीं। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसने देखा कि दादी गुस्से में एक ओर देख रही है। जब ऋषभ ने उस तरफ देखा जहां दादी देख रही थी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बल्कि माया खड़ी थी। ऋषभ ने कितना समझाया था माया को कि दादी के सामने अभी ना आए, लेकिन उसने उसकी एक ना सुनी। तभी अचानक से ऋषभ का फोन बजने लगा और दादी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जाओ तुम जाकर फोन पर बात करो, मैं माया से कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर ऋषभ का दिल बैठ गया, लेकिन वो अपनी दादी को मना नहीं कर सकता था, इसीलिए बाहर चला गया। उसके जाते ही दादी की आंखों में नफरत दिखाई देने लगी और माया रूम के अंदर आ गई। वहीं दादी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती माया? तुम यहां तक आ पहुंची। माया ने वही शराफत का नकाब ओढ़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ दादी जी कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आपकी बहुत चिंता सता रही थी। मैं बस देखना चाहती थी कि आप ठीक हैं या नहीं। ये कहते हुए माया बार बार जानबूझकर अपना जख्मी हाथ आगे करती जा रही थी। दादी ने जब उसके हाथ पर बंधी पट्टी देखी तो वो हैरान हो गई। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है माया? माया ने मायूस सी शक्ल बनाते हुए कहा,
जिस दिन जानवी को चोट लगी उसी शाम किसी ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया और हथौड़ी से मेरे हाथ पर वार किया। इतना कहते कहते माया की आंखों से आंसू बहने लगे और वहीं दादी ये सब सुन और ज्यादा हैरान हो गई। माया ने फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, पता नहीं किसी को मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरा हाथ इस कदर जख्मी कर दिया। इतना कहते कहते माया जानवी की तरफ देख रही थी और दादी को यह समझते देर न लगी कि माया इनडायरेक्टली जानवी को गुनहगार बता रही है। ये सुनते ही दादी का खून खौल गया और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो माया, लेकिन मैं अपनी बहू को बहुत अच्छे से जानती हूँ और तुम्हें भी। मुझे तो लग रहा है उस लड़की को बुलाकर पूछना पड़ेगा कि जिसने जानवी का ये हाल किया उसे किसने ऐसा करने पर मजबूर किया था। जो कोई भी सबके पीछे है मैं उसे किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं। दादी की बात सुनते ही माया के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसे इस तरह चुप देखकर दादी ने कहा, तुम्हें क्या और कोई काम है यहाँ? माया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दादी, मैं तो बस आपको ही देखना चाहती थी। तो ठीक है, देख लिया ना, तो अब जाओ यहां से। दादी ने गुस्से में दांत पीसते हुए माया से कहा। ये सुनते ही माया की आंखों से आंसू बहने लगे और वो खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, दादी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी गलती क्या है। आप पहले मुझसे कितना प्यार करती थी और अब हर वक्त मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। माया को दादी से इस तरह बात करते देख जानवी भी हैरान रह गई और वो जैसे माया को रोकने के लिए उठने लगी, दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है जानवी, मैं संभाल लूंगी। फिर उन्होंने माया की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें ये तो दिखाई दे रहा है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, पर तुम्हें ये नहीं पता कि अब मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती। दादी का सवाल सुन माया को एक पल के लिए झटका सा लगा, लेकिन आज उसने भी मन बना लिया था अपनी बात दादी को साफ साफ कहने का। मैं जानती हूँ दादी कि आप मुझसे नाराज हैं कि मैं क्यों ऋषभ को छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैं क्या करती। ऋषभ का एक्सीडेंट सुन मुझे तो जैसे सदमा सा लग गया था और माँ ने मुझे इलाज का बहाना बताकर बाहर भेज दिया और मुझे कमरे में बंद करके रखा। मैं ऋषभ से मिलने के लिए तड़प रही थी, रो रही थी, लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। इस सब की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी और जब मुझे थोड़ा बहुत होश आया तब तक ऋषभ की शादी जानवी से हो गई थी। इतना कहकर माया फूट फूट कर रोने लगी और वहीं दादी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। मैं समझ सकती हूँ माया कि जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा था कि ऋषभ के पैर अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, सो तुम्हारा उसे छोड़कर जाना बहुत मामूली सी बात थी। लेकिन इस बात को भूलो मत कि अब इस बात को 3 साल हो चुके हैं और इससे भी ज्यादा जरूरी ऋषभ की शादी जानवी से हो चुकी है। तुम्हें अब ऋषभ से दूर रहना चाहिए और जानवी और ऋषभ को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। दादी की बातें माया के दिल पर किसी नासूर जख्म की तरह चुभ रही थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। वो खड़ी खड़ी बस आंसू बहा रही थी और उनकी थोड़ी सी हमदर्दी जीतना चाहती थी। लेकिन दादी की नजर में माया उसी दिन गिर गई थी जब वो ऋषभ को देखने हॉस्पिटल तक नहीं आई थी। माया को इस तरह रोता देख दादी ने 2 टूक बात कही, तुम्हें चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो माया, लेकिन तुम्हें ऋषभ से दूर रहना ही होगा, समझी? माया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं जानवी और ऋषभ की शादी नहीं तोड़ना चाहती दादी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। बल्कि मेरे लिए तो जानवी मेरी बहन की तरह है, मैं उसका घर क्यों तोड़ूंगी भला। माया ने इतना ही कहा था कि जानवी खुद को रोक नहीं पाई
और बीच में ही बोल पड़ी, अगर तुम मेरा घर नहीं तोड़ना चाहती माया, तो मुझे क्यों बार बार मेरे पति के गले लगे हुए दिखाई देती हो? क्यों तुम बार बार मेरे पति के करीब आ रही हो? क्यों तुम चाहती हो कि ऋषभ हर वक्त तुम्हारे साथ रहे? इसीलिए फोन क्यों करती हो तुम मेरे पति को? जानवी की बात सुन माया के पास कोई जवाब नहीं था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि हमेशा चुप रहने वाली जानवी भी अपनी आवाज उठा सकती है। फिर भी माया ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैं और ऋषभ बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे जानवी। ना चाहते हुए भी हम दोनों करीब आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ही ऋषभ के करीब जाना चाहती हूँ, ऋषभ भी मेरे करीब रहना चाहता है। तुम्हारी 3 साल की शादी हमारे बचपन के प्यार पर भारी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऋषभ से दूर रहूं। इतना कहते ही माया फूट फूट कर रोने लगी और पास पड़ी चेयर पर बैठ गई। लेकिन जानवी पर उसकी इस तरह की हरकत का कोई असर नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि माया एक बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। तभी ऋषभ अंदर आया और माया को यूं रोता देख उसे समझते देर न लगी कि यहाँ कुछ तो हुआ है। उसे देखते ही माया ने अपना नाटक जारी रखा और ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहा, सब लोग मुझे गलत समझते हैं ऋषभ, इसीलिए मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूंगी। और तुम भी प्लीज जानवी को डिवोर्स मत देना। ये बात सुनते ही ऋषभ हैरान हो गया। वो कभी माया की तरफ देख रहा था तो कभी जानवी की तरफ। ये कहते हुए भी माया ने ऋषभ का हाथ पकड़ा हुआ था और वो जानवी को दिखाना चाहती थी कि उसका प्यार उसकी शादी पर भारी है और ऋषभ वही करेगा जो वो चाहती है। लेकिन जानवी भी इस रिश्ते को अब भीख में लेने को तैयार नहीं थी। इतना कहते ही माया वहां से उठी और सीधा बाहर चली गई। ऋषभ उसके पीछे जाने लगा तो उसकी दादी ने उसे रोकते हुए कहा, ऋषभ जाने दो उसे, भूलो मत कि वो नहीं बल्कि जानवी तुम्हारी पत्नी है। ऋषभ ने दादी की ओर देखते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ दादी, लेकिन वो डिप्रेशन की पेशेंट है और उसके हाथ पर गहरी चोट है। मैं बस उसे उसके कमरे तक छोड़कर आना चाहता हूँ। वो जैसे ही जाने लगा तो जानवी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको ऋषभ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ माया को उसके वार्ड तक पहुंचाने। ऋषभ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, मानो कह रहा हो कि ये सब तुमने क्यों किया, क्यों माया को दुख पहुंचाया जानबूझकर। फिर हिम्मत करके बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है जानवी, मैं खुद कर लूंगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ऋषभ, इसलिए तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सुनकर ऋषभ हैरान रह गया और घूर कर उसे देखने लगा। तभी दादी ने जैसे ही उन्हें लड़ते हुए देखा तो बोली, ऋषभ जानवी सही कह रही है, वो तुम्हारे साथ जाएगी। इस सोसाइटी में हमारी कोई इज्जत है, इसलिए तुम्हारी पत्नी का तुम्हारे साथ होना बहुत जरूरी है। दादी से बहस करने की हिम्मत तो ऋषभ में भी नहीं थी, इसीलिए वो जानवी को लेकर बाहर की तरफ गया और बाहर एक किनारे माया को रोता देख उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन जानवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि माया कहीं नहीं जाने वाली है। वो ये सब सिर्फ ऋषभ को अपने पास खींचने के लिए करती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऋषभ को उसकी चालाकियां दिखाई नहीं दे रही। ऋषभ जल्दी से माया के पास गया और अपना रुमाल देते हुए बोला, रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी माया। तो होने दो, लेकिन तुम मेरे पास मत आओ, क्योंकि जानवी को इससे तकलीफ होगी और मैं ऑलरेडी अपने एक हाथ के दर्द से बहुत तकलीफ में हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा दूसरा हाथ भी तोड़ दे। माया ने ये जानबूझकर कहा था, क्योंकि सामने मौजूद खिड़की पर उसे जानवी अच्छे से दिखाई दे रही थी। वो जानवी को तकलीफ देना चाहती थी और वैसा हुआ भी था। जानवी को इस बात का बहुत दुख भी लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, बिना किसी प्रूफ के ये कैसे बार बार मुझ पर इल्जाम लगा सकती है, आखिर ये मुझसे चाहती क्या है। लेकिन तभी ऋषभ ने जो कहा, उस बात ने जहां माया को गुस्सा दिला दिया, वहीं जानवी ने चैन की सांस ली। चुप करो माया, क्योंकि ये सब जानवी ने नहीं किया और ना ही वो ऐसा कुछ कर सकती है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। ऋषभ ने जैसे ही ये कहा, जानवी को खुशी हुई कि चलो कम से कम ऋषभ को 3 सालों में ये तो पता चल गया कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। लेकिन तभी माया ने ऋषभ को गले से लगा लिया। मैं क्या करूँ ऋषभ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती,
मेरे मॉम की गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। हर कोई मुझे गलत समझ रहा है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, बल्कि प्यार के हाथों मजबूर हूँ। दोनों को इस तरह करीब देखकर जानवी का दिल दर्द से भर उठा। वो अब आगे ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो ऋषभ के सामने रोकर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप दादी के कमरे में चली गई। दादी ने जैसे ही उसकी लाल आंखें देखी तो कहा, रो ले जानवी, इस दर्द को अपने दिल में रखकर क्यों खुद को सजा दे रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सुनते ही जानवी भागकर दादी के पास गई और उनके सिरहाने अपना सिर रखकर बुरी तरह से रोने लगी। लेकिन तभी दादी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन जानवी दंग रह गई। आखिर क्या कहा दादी ने जानवी से? कैसे दूर होगा ऋषभ माया से? क्या माया अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी? क्या दूर हो जाएंगे ऋषभ और जानवी हमेशा हमेशा के लिए? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।